सिडनी टेस्ट में बॉलर्स का राज, तीसरे रोज विकेटों की झड़ी लग गई। पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 299 रन पर ऑल आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी बुरी तरह लड़खड़ा गई। 0 पर पहली और 1 रन पर दूसरी विकेट गिर गई। बाबर आजम 23 और साइम अयूब 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 67 रन पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई हैं। खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 68 रन बनाए। इसी पर बात करते हैं स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर? आखिरी टेस्ट भी हाथ से जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आमिर जमाल की परफॉर्मेंस के हवाले से भी जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन सिडनी टेस्ट में अभी तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ है और शिकस्त के बादल जो है गहरे हो चुके हैं, मुडला रहे हैं। वाज़ेह तौर पर शिकस्त दिखाई देती है। हालांकि दूसरे दिन आपको याद होगा कि बारिश की वजह से सिर्फ 46 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका था और बाकी खेल रोक दिया गया था। आज तीसरा दिन है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो आज वो अपना हक अदा कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 116 रन से इनिंग्स का आगाज किया था। 299 पे उनकी को आउट कर दिया। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि आमिर जमाल ने एक दफा फिर शानदार बॉलिंग की। उन्होंने पहले टेस्ट में पर्थ की पहली इनिंग्स में भी 6 विकेटें ली थी। आज भी उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं और इसके बाद जब पवेलियन गए वापस ड्रेसिंग रूम में तो उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। बोर्ड ऑफ ऑनर पर उन्होंने दस्तखत भी किए। बल्कि पाकिस्तान के वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 विकेटें ली हैं और 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। 82 रन की इन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली थी। लेकिन अब जब 14 रन की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया है तो एक दफा फिर जो है मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को मुद्दतों ये सिडनी टेस्ट जो है तड़पाता रहेगा। अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग्स में भी 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में भी 0 पर आउट हुए। साइम अयूब ने आज 33 रन बनाए, लेकिन पहली इनिंग्स में वो डक पर आउट हुए, 0 पर आउट हुए, खाता ना खोल सके और 2 उन्होंने अहम कैचेस भी ड्रॉप किए। तो इस तरह करना चाहिए कि साइम ने आज 33 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग के सतून जो है बाबर आजम, उन्होंने पहले इनिंग्स में 26 रन बनाए और दूसरी में आज वो 23 रन बनाकर चलते बने। 6 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 126 रन हैं। बाबर से जो तवक्को थी कि हो सकता है कप्तानी का प्रेशर उनसे हटे, अच्छा खेल पेश कर सकें, लेकिन जो उनसे तवक्को थी वो पूरी नहीं हुई। मजमूई तौर पर अगर देखें तो कप्तान शान मसूद, जिन पर काफी तनकीद भी की जाती थी पाकिस्तान की तरफ से, बहरहाल वो टॉप स्कोरर है। 181 रन बनाए उन्होंने 6 इनिंग्स में और लेकिन आज भी वो एक ही गेंद के मुसाफिर साबित हुए। आज तबाही का आगाज तो शुरू में ही हो गया था जब 1 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन इसके बाद जोश हेजलवुड का जो ओवर था, खास तौर पर उनका 25वां ओवर, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पहली गेंद पर सऊद शकील को आउट किया, तीसरी गेंद पे नाइट वॉचमैन भेजा था साजिद को, वो 0 पर मेहमान बने और फिर 5वीं गेंद पर आगा सलमान भी 0 पर चलते बने। तो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है जोश हेजलवुड ने इस सीरीज में पहली दफा जो है 4 विकेटें ली हैं। उन्होंने अभी तक जैसे 5 ओवर किए, 2 मेडन किए, 9 रन देकर उन्होंने 4 विकेटें गिरा दी हैं। तो वाज़ेह तौर पर शिकस्त तो दिखाई देती है। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का बचना। पिच पर इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल। पिछली इनिंग्स में भी इन्हीं दोनों ने, मोहम्मद रिजवान ने 88 रन बनाए थे, आमिर जमाल ने नाकाबिले यकीन कारकर्दगी दिखाते हुए 82 रन बनाए थे। हो सकता है ये मैच को खींच सकें, लेकिन अहम बात यह है कि जोश हेजलवुड ने मैच के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पाकिस्तान को अगर हम 130 तक रोक लें तो हमारे लिए आसानी होगी। गोया कि पाकिस्तान के पास अब टारगेट है कि कम से कम 150 तक जाएं, फिर मैच में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। अगर पाकिस्तान आज जैसी कारकर्दगी दिखाई तो फिर तो पाकिस्तान के हाथों से मैच मुसलसल तौर पर स्लिप हो चुका है। यानी कि जाहिद साहब, जिस तरह पर्थ में परफॉर्मेंस दिखाई, फिर मेलबर्न में परफॉर्मेंस दिखाई, अब हम सिडनी में भी वही परफॉर्मेंस देख रहे हैं। गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा पाकिस्तानी टीम ने। देखिए, मेलबर्न का जहां तक जिक्र है नबीला, तो मेलबर्न में तो बहुत ज्यादा निसार फील्डिंग पे था। वहां पे पाकिस्तान ने कैचेस बहुत ड्रॉप किए। एक मौके पर लगता था कि पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता है। पर्थ में पाकिस्तान 360 रन के मार्जिन से हारा था बुरी तरह। 79 रन से हारा मेलबर्न में। और सिडनी के बारे में शान मसूद ने भी कहा था हम गलतियों से सीखेंगे, लेकिन आज तो टीम इतनी प्रेशर में दिखाई देती थी कि जब जाहिर है 1 पे 2 विकेटें गिर गई तो टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई। साइम अयूब ने जरा तेज खेलने की कोशिश की, हालांकि पिछले इनिंग्स में तो वो डक पे आउट हो गए थे। 3 चौके भी लगाए, यहाँ तक 1 छक्का भी लगाया, लेकिन बाबर आजम से तवक्को की जाती थी कि वो साइम के साथ मिलकर बाद में एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो भी 23 रन पर और फिर खास तौर पर ट्रेविस हेड के हाथों आउट हुए, जो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और रेगुलर बॉलर भी नहीं है। तो उसको बाबर आजम जो है विकेट देकर बाहर चलते बने। इसके बाद सऊद शकील थे और फिर साजिद अली को भेजा कप्तान, क्योंकि ओवर कम रहते थे कि नाइट वॉचमैन के तौर पर। साजिद के आउट होने के बाद मजबूरन उनको आगा सलमान को भी भेजना पड़ा और फिर जोश हेजलवुड ने बिल्कुल ही जोश दिखाते हुए पाकिस्तानी टीम का जोश तो ठंडा कर दिया 1 ओवर में 3 विकेटें लेने के बाद।
ज़ाहिर साहब, आपको, मुझे, तमाम शायकीन को तो ये कारकर्दगी मायूसकुन लग रही है, लेकिन टीम डायरेक्टर को ऐसा क्यों नहीं लग रहा? उन्होंने पहले भी कहा कि जी वो टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है और एम्पायरिंग के ऊपर सारा मलबा डाल दिया। क्या क्या खामियां हैं जिसको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा? देखें, एक तो बात हमें थोड़ी सी तसल्ली दे देती है जब हम रिकॉर्ड्स पर जुनेद नजरें डालते हैं, क्योंकि 29 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीत नहीं सका। लेकिन ये कोई वजह नहीं है। टीम की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। अनफिट प्लेयर्स को साथ ले जाते हैं। इब्रार अहमद एक भी मैच नहीं खेल सके और यहाँ तक T20 से भी बाहर हो गए हैं। मुझे लगता है मौजूदा सिलेक्शन कमेटी और चीफ सिलेक्टर कम अज कम जब टीम अनाउंस करती है तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट ली जाती है। हमने तो हालिया दिनों में कहीं नहीं देखा किसी प्लेयर का कोई नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस टेस्ट लिया गया हो ताकि फिट प्लेयर को 100 टाइम फिट प्लेयर को साथ ले जा सकें। और ये भी अभी तक सीआर आजमिया के सबसे जो बेस्ट बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, वो इस मैच में क्यों नहीं खेले? क्योंकि आमर जमाल ने 6 विकेटें ली हैं, जो शहजल ने विकेटें ली हैं, फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हैं। जरूरत थी शाहीन अफरीदी की। गालबन अपनी तवानाइयां बचा रहे थे वो अगली T20 सीरीज के लिए जिसके वो कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मकसूद साहब। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली केस समाअत में जुम्मे की नमाज के लिए वक्फा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ताहयात नाअहली केस के दौरान रिमार्क्स कहा, मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल। कागजात नामजदगी में मामूली गलती पर सजा ताहयात है। अयूब खान से 10 अंदाजी का सिलसिला शुरू हो चुका, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम बुनियादी आईनी हकूक और आईनी तारीख को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें खुद को आइन की शिक तक महदूद नहीं करना चाहिए। नाअहली से मुतालिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आईनी मामला देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के समाअत में नमाज़े जुमा के लिए वक्फा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ताहयात नाअहली केस के दौरान रिमार्क्स कहा, मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल। कागजात नामजदगी में मामूली गलती पर सजा ताहयात है। अयूब खान से दस्त अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम बुनियादी आईनी हकूक और आईनी तारीख को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें खुद को आइन की शिक तक महदूद नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानसर में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज करने की अपील पर समाअत 8 जनवरी को मुकर्रर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल एबटाबाद बेंच में दायर आजम सुवाती और मुश्ताक गनी की अपीलों पर बहस मुकम्मल कर ली गई। फैसला आज मुतवक्के। रिटर्निंग अफसर की जानिब से आजम सुवाती और मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई थी। कराची में ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमर कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जैन कुरैशी के भी NA 214 से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर को कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदब करार दे दिया गया। वाजिबात से मुताल्लिक सनद पेश न करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद किए थे। रावलपिंडी में साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील मंजूर। फवाद चौधरी को जेलम हलका NA 160 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। दोनों हलकों के रिटर्निंग अफसरान के एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस पर समाअत हुई। फवाद चौधरी की जानिब से फैमिली से मुलाकात की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। नायब की जानिब से फवाद चौधरी का मजीद 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी में साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपीलें मंजूर कर ली गईं। फवाद चौधरी को जेहलम के हल्का NA 60 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी गई। दोनों हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस पर भी समाअत। सानह 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। मखसूस सियासी जमातों के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद भी सामने आ गए। सानह 9 मई की तहलका खेज वीडियोस मंजर-ए-आम पर। वीडियो में मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद परचम उठाए तकरीब कारी में मसरूफ नजर आते हैं। बागियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी इमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। सानह 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो फुटेज मंजर-ए-आम पर मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद परचम उठाए तकरीब कारी में मसरूफ नजर आते हैं। बागियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी इमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। ये वो मनाजिर हैं जब बागियाना नारों के साथ शरपसंद सरकारी इमलाक को आग लगा रहे थे। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के बाद रिहाशुदा कैदियों की तफसीलात जारी कर दी गई। वज़ारत खारिजा का तहरीरी जवाब, अक्टूबर 2019 के बाद से अब तक 4130 पाकिस्तानी रिहा हुए। तहरीरी जवाब के मुताबिक साल 2022 में 1331 और साल 2023 में 4477 पाकिस्तानी रिहा हुए। साल 2019 में 545, 2020 में 892, 2021 में 916 पाकिस्तानी रिहा हुए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के बाद रिहाशुदा कैदियों की तफसीलात जारी कर दी गईं। बहैसियत मुल्क सेहत और तालीम के शोबे पर कम तवज्जो दी गई। इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, जिसमें उन्होंने कहा कि सूबे विफाक के साथ मिलकर तय करें सेहत और तालीम का बजट कई गुना बढ़ाया जाए। सूबे विफाक के साथ मिलकर तय करें सेहत और तालीम का बजट कई गुना बढ़ाया जाए। सूबों को पाबंद करना होगा, सेहत तालीम पर बेहतरीन बजट रखा जाए। फेडरल गवर्नमेंट में आपको वजीर आजम होने से बेहतर है कि किसी बड़े सूबे में आप चीफ मिनिस्टर हो। रीज़न क्या है कि आपके वसाइल जो हैं वो शिफ्ट होते हैं, और ऑब्वियसली ये हमारी दूसरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट हिस्ट्री और फैक्ट है कि आज भी हमने पैरेलल यहाँ हेल्थ भी रखा हुआ है, हमने एजुकेशन भी रखा हुआ है। सूबे मिलकर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये तय करें कि नेशनल जो हमने खर्च करना है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, वो उसमें यानी कई गुना इजाफा होना चाहिए। सिर्फ फिर ही हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। लाहौर से अहम खबर शामिल करेंगे, जहां के इलाके इशरा में घर में आतिशत की 4 बच्चे की रस्ता जाम हक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग इमारत की 5वीं मंजिल पर लगी। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बच्चों की उम्र 2 से 12 साल तक है। निगरान वज़ीर आला का इजहार अफसोस, तहकीकात की हिदायत कर दी गई है और रिपोर्ट भी तलब कर दी गई। साकिब सलीम बट से मजीद तफसीलात जानते हैं। साकिब, यह वाक़या कैसे पेश आया और आग की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो है अफसोसनाक वाक़या इचरा ज़ैलदार रोड पे पेश आया, जहाँ पे मेरे अकब के अंदर वो बिल्डिंग है और इसके 5वें फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा कमरा था जो स्टोर रूम, पाउडर रूम टाइप होता है। उस रूम के अंदर जो है वो आग लगी है। आग अभी तक जो इतलात सामने आई हैं कि वो सिलेंडर की गैस लीकेज की वजह से लगी हैं। उस वक्त आग के वक्त कमरे में 4 बच्चे मौजूद थे, 2 बहनें और 2 भाई थे। अब बड़ी बहन जो है नूर फातिमा, उसकी उम्र 12 साल है, और उसके अलावा दूसरी बहन 8 साल की, और जो 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 2 और 4 साल के दरमियान है, इब्राहिम और इस्माइल उनके नाम थे। तो वो आग के वक्त जब लगी है तो उसके वालिद जो मेहनत मजदूर हैं, घर के बिल्कुल सामने एक तंदूर के ऊपर वो काम करते थे, वो उस टाइम अपनी मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ थे। और माँ बच्चों के कपड़े धोने के लिए जो उनके क्वार्टर से बिल्कुल 4 फुट के फासले पर वॉशरूम है, उसके अंदर वहाँ पर कपड़े धो रही थी। आग देखते ही देखते जो है लगी, और 3 से 5 मिनट के अंदर पूरे कमरे को उन्होंने अपनी लपेट में ले ली। और जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो पाउडर रूम बनाया गया था वो फाइबर की छत का था। टॉप फ्लोर होने की वजह से शहर में सर्द हवा चलने की वजह से जब आग लगी और फाइबर को वो तेज़ हवा ने जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और 3 से 5 मिनट में पूरा कमरा जो है वो जल के राख हो गया, जिसमें इसमें 2 बहनें और 2 कमसिन बच्चे जो थे, 2 बहन भाई, वो जो है वो जाँ बाग हो गए हैं। वाक़े के बाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे एसी मॉडल टाउन जो है वो भी यहाँ पर आ गए हैं। बिल्डिंग सारा चेक किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बाकी 4 फ्लोर के ऊपर तकरीबन 12 से 15 फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, जिनमें 12 से 14 बच्चे भी जो है वो शामिल हैं। आग वहाँ तक तो नहीं पहुँची, रेस्क्यू भी बर वक्त मौके पर पहुँच गया, क्योंकि 5वें फ्लोर पर पाइप पहुंचाना और वहाँ पर आग बुझाना वो काफ़ी दुश्वार था। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो इचरा ज़ैलदा रोड के अंदर ही गाड़ी लेके आना एक बड़ा काम है, क्योंकि ट्रैफिक कंजक्शन बहुत ज़्यादा है, गलियों पे नजायज़ तजावज़ात हैं, गलियाँ तंग हैं। रेस्क्यूवर्स को गाड़ियाँ लाने में बड़ा दुश्वार का सामना करना पड़ा, पाइप पहुँचाने में बड़ा करना पड़ा, क्योंकि इस इलाके में समेत दीगर कई इलाकों के अंदर और इवन लाहौर के अंदर, वॉल सिटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जहाँ पर रिहायशें रखी गई हैं, वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो तैयार किए गए हैं। और यकीनी तौर पर पुलिस जो है अभी भी छानबीन कर रही है कि ये बिल्डिंग जो है वो नक्शा अप्रूव है भी कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग 20-25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जो ये वाक़या पेश आया, ये अब्बास नामी मजदूर था जिसके घर में ये हुआ, और वो 8 से 10 हज़ार में घर में आतिशदगी का वाक़या जिसमें 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। साकिब सलीम बट आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 99वीं सालगिरह की तकरीब बिलावल हाउस मुल्तान में होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद और दीगर सालगिरह का केक काटेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। इस मौके पर मुल्तान की डिवीजन ज़िले एलाइड विंग्स के ओहदेदारान, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और दीगर कारकुनान भी मौजूद होंगे।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।